नमस्कार विद्यार्थियों, हमने हमारा जो विज्ञान का लेसन फर्स्ट है कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका दूसरा लेसन करेंगे, मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। तो आओ बच्चों हम शुरू करें। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत और जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होती है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणुओं, अणुओं, यौगिकों से होती है। जो शरीर का संगठन है इसकी शुरुआत परमाणु से, अणुओं से और यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, उत्तक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती है। जो भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती है, इसलिए जो भिन्न भिन्न कार्य होते हैं उसके भिन्न भिन्न कोशिकाएं कार्य करती है। आप लोग ध्यान रखिए, जो कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसको आप याद रखिएगा। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। उत्तक क्या होते हैं कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को मिलाकर किसका निर्माण होता है? उत्तकों का निर्माण होता है, जैसे पेशी, अस्थि आदि। दो या अधिक तरह के उत्तक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। उत्तकों का यह युग्मज संग्रह ही एक अंग का निर्माण करता है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि उत्तकों का युग्मज संग्रह, यानी कि जो उत्तक होते हैं उनका समूह ही क्या होता है? अंग होता है, जैसे अमाशय, यकृत। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं। कि अंग एक समूहित होकर, जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं वो समूहित होकर किसी विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं तथा एक संसाधन या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र, श्वास तंत्र आदि। ये सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। इस पाठ में आपको मानव शरीर की क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया लेसन है। पाचन तंत्र शुरू करें तो मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त होता है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। इस क्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र, जिनमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंग एवं ग्रंथियां निम्नानुसार है। तो देखो बच्चों, ये चित्र है, इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि ये हमारा मुख गुहा है, इसके बाद जीवा, फिर लार ग्रंथियां, आगे ग्रसिका, ठीक है, ग्रसिका आ गई, ग्रसिका के आगे चलें तो छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसी प्रकार से ये घूमता हुआ आगे गुदा नाल तक चला जाता है। ये देखिए बीच में यकृत, पित्ताशय, ये सभी क्या हैं? इसके पाचन तंत्र के क्या हैं? भाग।
अंग क्या है तो देखिएगा, मुख है, ग्रसनी है, ग्रसनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलद्वार। तो कितने अंग हैं? 7 है। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, 7 अंग हैं। ग्रंथियां कौन कौन सी हैं तो ग्रंथियों का नाम देखिए, लार ग्रंथि, यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, और अमाशय। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आहार नाल जो होती है उसमें कितने अंग होते हैं तो उसके अंदर 7 अंग होते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, बड़ी, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार निर्माण करते हैं। जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है, यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल को क्या कहते हैं? पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, आहार को सरलीकृत कर पचाना। सरलीकृत क्या है कि इसका सुगम रूप से उसको पचा लेना। दूसरा है पांचित आहार का अवशोषण करना, जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण करना। तीसरा है आहार नाल को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना, ये भी आहार नाल का कार्य है। तो आपको समझ में आया। इसके बाद तो पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों या अनंतर उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पांचक रस उत्तरदायी होता है। कौन सा रस? पांचक रस। ये पांचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पांचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित कर लिए जाते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन एवं विस्तार से गति करता है। संकुचन होता है बिल्कुल साइडों से, क्या होता है? फुल दबाव, और उसके बीच में से संकुचित होकर भोजन आगे जाता है। तो पेशियां क्या करती है? भोजन पर दबाव डालती है। विभिन्न स्तरों पर संवरणीय पेशियां भोजन, पांचित भोजन रस एवं अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। 2.1.1 पांचक कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। जो पांचन कार्य है इसमें कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं? जैसा कि आपको विदित है कि पाचन कार्य में मुख से लेकर मलद्वार तक अनेकों अंग कार्य करते हैं। अब हम इन अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले है मुख। आहार नाल का अग्रभाग मुख से आरंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। ऊपर क्या है? कठोर है और नीचे कोमल तालु। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशीय निर्मित जीवा पाई जाती है, कि वो चारों ओर गति कर सके, इसलिए इसके अंदर एक क्या होती है? कौन सी पेशी होती है? जीवा। जीवा मुख गुहा के पृष्ठभाग में आधार तल से फ्रेनुलम, लिंगुम या जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। तो किससे जुड़ी होती है? ये जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुख 2 मौसल होठों से घिरा रहता है, कि जो हमारा मुख है 2 मौसल होठों से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। मुख के ऊपर और नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूड़ा। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गृद्धदंती,
ग्रदंती कहा जाता है। मानव में द्विबारदंती दंत व्यवस्था पाई जाती है। मानवों में कौन सी होती है? द्विबारदंती दंत व्यवस्था होती है, अर्थात दो बार दांत आते हैं मानवों में। एक बार दूध के दांत जिसे हम अस्थायी दांत बोलते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं, जिसमें जीवन काल में दो प्रकार के दांत अस्थायी जिसे हम दूध के दांत और स्थायी दांत पाए जाते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचरणक और चरणक। अब है कृंतक। कृंतक क्या होता है? इसे सबसे आगे के दांत होते हैं, ये कुतरने काटने का कार्य करते हैं, तो इसे नोट लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। ये 6 माह की उम्र में निकल आते हैं, ठीक है। इसके बाद रदनक। रदनक क्या है? ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में दो होते हैं, कि ऊपर और नीचे कितने होते हैं? केवल दो ही होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे रदनक दांत होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके बाद है अग्रचरणक। अग्रचरणक क्या होते हैं? ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं, अर्थात 4 ऊपर और 4 नीचे, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में ऊपर, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में नीचे। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब नंबर 4 है चरणक। ये दंतवी भोजन चबाने में सहायक है। ये प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। अब है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता? पढ़ें। मुख, गुहा, जीवा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कूपीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल, आहार नलिका को क्या होता है? ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना में से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है हमारे शरीर में कि जो श्वास होती है वो केवल श्वास नाल में जाए, ठीक है, और जो भोजन होता है वो भोजन नाल में प्रवेश करे। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्र भाग में श्वास नाल और पृष्ठ भाग में ग्रसन नाल स्थित होता है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है: नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो आप लोग इस चित्र में देखिएगा, ये ग्रीवा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीवा है गर्दन है। ये इसके पीछे अधोग्रसनी होती है, इसके ऊपर नासाग्रसनी होती है और इसके बिल्कुल बीच में मुख ग्रसनी होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़ें, बहुत बढ़िया लेसन है, समझने वाला लेसन है। तो अपना टाइम निकाल कर पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।